मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका ADRGS अकेडमी पर। डेली 10 हमारा करंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम है जिसमें हम 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स संबंधित तथ्यों का संकलन आपके सामने रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। एशियन गेम्स 2023, ठीक है, एशियन गेम्स का समापन हो चुका है। होंगझोउ चाइना में इनका आयोजन किया गया था। अगले एशियन गेम्स आपके कहाँ पर होंगे? जापान में। जापान में कहाँ पर? नगोया। नगोया शहर आपको याद रखिए। 2026 में अगले एशियन गेम्स यहाँ होंगे, ठीक है। एशियन गेम्स में भारत की स्थिति को देख लेते हैं। तो भारत को महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं इसमें, ठीक है। पदक की संख्या के मामले में, गोल्ड की संख्या के मामले में भारत ने अब तक का एशियाई खेलों का जो इतिहास था उसे बदल कर रख दिया। सर्वोच्च स्तर का प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा किया गया और 107 टोटल पद भारतीय खिलाड़ियों को मिले, ठीक है। भारतीय टीम को या भारतीय दल को जो भी एशियन गेम्स में भाग ले रहा था। गोल्ड है इसमें 28, सिल्वर है 38 और ब्रॉन्ज है इसमें 41। आगे देख लेते हैं, इसमें अन्य तथ्य देख लेते हैं। गोल्ड की रैंकिंग देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड किस में मिले? भारत को सबसे ज़्यादा गोल्ड मिले आपके निशानेबाजी में, निशानेबाजी, ठीक है। शूटिंग में सबसे ज़्यादा गोल्ड मिले 7, एथलेटिक्स में मिले 6, ठीक है, और तीरंदाजी आर्चरी में मिले 5। इनको भी आप याद करें, 7, 6, 5 क्रम से हैं, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और भारत की रैंकिंग इसमें मिली है 4th, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग सभी देशों के बीच, एशियाई देश जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 4th। और इसे बेस्ट एवर परफॉर्मेंस जैसा कि बताया जा चुका है भारत को के द्वारा किया गया। ओवरऑल रैंकिंग देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है भारत की 4th है। टॉप 3 में देख लेते हैं तो चाइना है पहली रैंक पर 201 गोल्ड के साथ, 52 गोल्ड के साथ जापान दूसरे पर और 42 के साथ कोरिया तीसरे पर। और भारत की रैंकिंग आपको पता ही है 28 गोल्ड के साथ चौथी। याद रखिए कि रैंकिंग हमेशा गोल्ड के अकॉर्डिंग होती है। रैंक कैसे होती है? गोल्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर टोटल कम भी हो जाए, अगर गोल्ड ज़्यादा है तो रैंक में वो देश ऊपर माना जाता है। प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन, ठीक है, हाल ही में आयोजित किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन, ठीक है। इस मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया गया। आयोजन स्थल क्या है? दिल्ली, नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो स्थल बड़ा महत्वपूर्ण है, मंत्रालय महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिए। भारतीय भाषा उत्सव के एक हिस्से के रूप में, ठीक है, भारत सरकार भारतीय भाषा उत्सव सेलिब्रेट कर रही है और इसी के एक पार्ट के रूप में इस समिट का आयोजन किया गया, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्लियर? आगे चलते हैं इसी के अंतर्गत और महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई है। 2020 इसमें जो विजन है उसी के अनुरूप, विजन अर्थात दृष्टिकोण के अनुरूप इसका उद्देश्य तय किया गया। उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में भारतीय भाषाओं में निहित एक सहज परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना। वर्तमान एजुकेशन सिस्टम से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर इंग्लिश प्रिवेलिंग पाठ्यक्रम है, इसको भारतीय भाषाओं के अकॉर्डिंग बदला जाएगा और ये परिवर्तन क्या होगा? सहज होगा, ठीक है, सरल। ऐसा नहीं कि इसमें ड्रेस्टिक चेंजेज आएंगे। जो आवश्यक परिवर्तन है, जो आपके एजुकेशन क्वालिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, वैसे परिवर्तन किए जाएंगे। तो पहला उद्देश्य तो ये है, भारतीय भाषाओं में स्विच करना है इस सिस्टम को जो वर्तमान में है। दूसरा, भारतीय भाषाओं शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना। भारतीय भाषाओं में टेक्नोलॉजी, ठीक है, भारतीय भाषाओं में तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारतीय भाषाओं का प्रयोग करना इसके द्वारा अपेक्षित किया गया। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया के सारे देश जो विज्ञान, दुनिया के ऐसे देश जो विज्ञान में समृद्ध हैं, उन्होंने अपनी भाषाओं में ही विकास को अचीव किया है, उसी में समृद्धि अर्जित की है। जबकि भारत में स्थिति थोड़ा उलट हो जाती है और अंग्रेजी के पक्ष में ज़्यादा चली जाती है। यहाँ अंग्रेजी का विरोध नहीं है, लेकिन भारतीय भाषाओं को अब प्रमुखता दी जाएगी, ठीक है। बस इतना ही इसका तात्पर्य। भारतीय भाषा उत्सव, जैसा कि बोला गया कि भारतीय भाषा के उत्सव के रूप में ही शिखर सम्मेलन का ऊपर जो शिखर सम्मेलन जिस पर हमने चर्चा की है आयोजित किए गए। तो देख लेते हैं वास्तव में भारतीय भाषा उत्सव क्या है। 28 सितंबर से 11 सितंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक, अर्थात 75 दिनों तक इसका आयोजन होना है। 11 दिसंबर को इसका समापन होगा, ठीक है, इस उत्सव का। ये भाषा को डेडिकेटेड है, भारतीय भाषाओं की प्रगति को लेकर ये
उसके अवसर तलाशने के लिए उत्सव आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, महत्व देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं और क्या है इसमें महत्वपूर्ण तथ्य। 11 दिसंबर को समापन होगा, ठीक है, और 75 दिनों तक आयोजित हो रहा है, सितंबर से दिसंबर तक। 11 दिसंबर कुछ क्यों चुना भारत सरकार ने? भारत सरकार ने तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती, ठीक है, तमिलियन है, वो तमिल कवि हैं, ये तमिल क्षेत्र से, कि जन्मदिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मना रही है, ठीक है। 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में भारत सरकार मना रही है और इसी दिन इसने भाषा उत्सव को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती का, ठीक है, कि उसमें सम्मान में किया जा रहा है। आगे देखते हैं सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा क्या है? 2022 में सागर ने सागर परिक्रमा की शुरुआत की थी। इसके 9वें चरण की शुरुआत अब की गई है, ठीक, कई चरण में हो चुके, कितने 8 चरण पूरे हो चुके, 9वां चरण अब शुरू हो रहा है भारत इसके द्वारा। और तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय जिलों को इसमें कवर किया जाएगा, ठीक, तमिलनाडु के और पुदुचेरी के तटीय जिलों को। सागर परिक्रमा है तो इसमें तटीय जिले ही, इसमें समुद्र के किनारे वाले तटीय जिले ही प्रमुखता से लिए जाते हैं। उद्देश्य क्या है सागर परिक्रमा का? तटीय समुदायों विशेषकर मछुआरों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। तटीय समुदाय कौन से होते हैं? विशेषकर मछुआरे ही होते हैं, जिनका जीवन यापन समुद्र के उत्पादों से चलता है। इनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना, ठीक है। दूसरा, सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से इनकी आर्थिक स्थिति को इनके आर्थिक हितों को बढ़ाना, ठीक है, आर्थिक लाभों को बढ़ाना, ये उद्देश्य। सरकार ने कई सरकारी योजनाएं मछुआरों के लिए चला रखी हैं, तो उनको अप्लाई करना है, ठीक है, उनका लाभ ही उठा सके, इसका प्रयास करना है सागर परिक्रमा के माध्यम से, ठीक है। आगे देखते हैं सागर परिक्रमा के 8 चरण पूरे कर लिए गए, जैसा मैंने अभी आपको बता ही दिया है। 8 चरण हो चुके हैं। कहाँ हो चुके? गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आप याद रख लिए। कहाँ से हुई थी? गुजरात से शुरुआत हुई थी। आगे दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा इसमें लिखा नहीं है, गोवा भी आप लिख लीजिए, कर्नाटका, केरल और अंडमान निकोबार इसमें कवर कर लिए गए 8 चरणों में, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से की गई? मार्च 2020 में गुजरात के साथ। ईस्ट टेक 2023, ठीक है, इस पर देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण बात है। मेगा डिफेंस इवेंट है ईस्ट टेक 2023, मेगा डिफेंस इवेंट, ठीक है, रक्षा से संबंधित है। आयोजन स्थल इसका गुवाहाटी में कहाँ पर? मनीराम दीवान ट्रेड सेंटर, ठीक है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और भारतीय सेना की पूर्वी कमान और वाणिज्य और उद्योग विभाग असम सरकार, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूज कर चुका है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी पार्ट ले रही है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, भारतीय सेना की पूर्वी कमान और वाणिज्य उद्योग विभाग असम सरकार मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? पूर्वी सेक्टर में अभियानगत चुनौतियों के लिए, अभियानगत चुनौतियाँ क्या होती है? ऑपरेशनल जो चैलेंजेज हैं, ऑपरेशनल जब सेना के अभियान में जो समस्याएं आती हैं, उनके लिए आवश्यक जो अत्याधुनिक तकनीकियाँ हैं, ठीक है, उनका प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। और ये तकनीकें कौन सी? स्वदेशी, ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखिए, स्वदेशी तकनीकी। ऑपरेशनल चैलेंजेस को समाप्त करने के लिए जो स्वदेशी तकनीकी अपनाई गई है उनको डेडिकेटेड है डिफेंस इवेंट, और यहाँ पर ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है मनीराम दीवान सेंटर में, ठीक है। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, यहाँ भी विज्ञान है तो तकनीकी का प्रदर्शन है विज्ञान के क्षेत्र में, वो पुलिस विभाग के लिए। आयोजन क्या है? देहरादून। आयोजन कहाँ पर है? देहरादून में, उत्तराखंड में। और इसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही पुलिस आते हैं, ठीक है, राज्यों में गृह विभाग इनको देखता है, केंद्र में गृह मंत्रालय, ठीक है। तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, ये 49 नंबर का, ये आप याद मत रखिए पर एक बार नज़र जरूर डाल लिया करिए, ठीक। छोटे मोटे एग्जामों में कई बार ये सब गैर जरूरी चीज़ें भी पूछ लेते हैं। सूर्य मंदिर की बात करते हैं। सूर्य मंदिर, सूर्य टेम्पल अर्थात तटीय मंदिर, यहाँ पर सूर्य का मंदिर तट से है। चर्चा में क्यों है ये? भारत का पहला जहाँ आ जाए वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान, अटेंशन ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बना, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बना। पुरातात्विक स्थल ये है ही, ठीक है, भारत में उत्तर मध्यकाल के पूर्व मध्यकाल के समय इसका निर्माण हुआ है, पल्लव शासनकाल में, ठीक है, गुप्तोत्तर काल मान सकते हो इसे, पूर्व मध्यकाल ज़्यादा उचित शब्द है। अब स्थिति इसकी देखें,
महाबलीपुरम तमिलनाडु, ठीक है, महाबलीपुरम तटीय जिला है तमिलनाडु का, वहीं पर ये मंदिर स्थित है, बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख है और भगवान शिव और विष्णु दोनों की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हैं। ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट, हेरिटेज का मतलब विरासतें, ठीक है, इसमें विरासतें संभाली जा रही हैं ग्रीन तरीके से, अर्थात इसमें ऊर्जा के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो क्या हैं, नवीकरणीय ऊर्जा इनके लिए अपनाई जा रही है। तो ये पहला मंदिर जो है सौर मंदिर है हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसे ये कैटेगरी मिली है हरित ऊर्जा पुरातत्व के स्थल की। सोलर एनर्जी का उपयोग करके इस मंदिर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाए। अब देखिए यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा है, इसका उपयोग किया जा रहा है और मंदिर की जरूरतों को पूरा किया जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने बताया पल्लव शासकों के द्वारा है ये, तो पल्लव शासकों ने इसका निर्माण करवाया था पूर्व मध्यकाल में, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में इसे ग्रेनाइट से निर्मित किया गया। क्लियर। आगे चलते हैं, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023, ठीक, ये इंटरनेट की स्पीड से संबंधित है, ओकला के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। ओकला ये सबसे फेमस इसी का स्पीड रैंकिंग, भारत की रैंकिंग है इसमें 47, और फर्स्ट रैंकिंग की बात करें तो यूएई की में इंटरनेट स्पीड सबसे ज़्यादा पाई गई है इस रैंक के अनुसार। तो भारत की 47 रैंक भी बहुत अच्छी है, और 5G का जब से भारत ने इम्प्लीमेंटेशन किया है, ठीक है, तब से ये रैंकिंग बहुत ही बढ़ गई है। पहले भारत रैंकिंग में 100 के बाद ही रहता था। एक अच्छी उपलब्धि है इंटरनेट की स्पीड के मामले में। नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में किया गया, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, उदयपुर राजस्थान में। विजेता है जम्मू कश्मीर, ठीक है, और उप विजेता मुंबई, ठीक। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों का है T20 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, और ये 3rd नंबर का है। अगर इसकी रैंक वो पूछे जाए, तीसरी चैंपियनशिप है ये T20 की जो आयोजित की गई, जम्मू कश्मीर ने इसे जीत लिया है। आगे चलते हैं, अफगानिस्तान भूकंप हाल ही में आ गया, ठीक है, और हेरात प्रांत इससे प्रभावित हुआ, ठीक है। हेरात प्रांत 6.3 रिएक्टर तीव्रता का यह भूकंप था, जिसमें 2500 लोगों की लगभग मृत्यु हो गई। इसके अगर केंद्र की बात करें जहाँ से भूकंप सबसे पहले शुरू होता है, तो वो है हेरात प्रांत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। क्लियर एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं पता चल पाई, ठीक है, जल्द ही इसके विषय में जो पता चलेगा तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो ये रहे आज आपके डेली 10 में 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स संबंधित तथ्य, इनको आप जरूर ध्यान से देखिए, आपके जो भी आगामी परीक्षाएं उनमें उनके लिए बड़े उपयोगी हैं, और इतने कम समय में आप इस तथ्यों को देख लेते हैं सरसरी निगाह से, तो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी हैं, और आपको ये बर्डन की तरह कभी नहीं लगेगा, करंट अफेयर्स तैयार होता जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में।